हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने वाले हैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए एक टॉपिक। तो वो जो टॉपिक हमने जिस बुक से लिया है उस बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत की समझ। तो चलिए आइए देखते हैं अपना टॉपिक का नाम है हमारा उदारवादी दृष्टिकोण या उदारवादी सोच कह सकते हैं या उदारवादी विचारधारा कह सकते हैं हम। तो गाइस, इससे पहले मैं एक वीडियो में राजनीति का समझौतावादी दृष्टिकोण डिस्कस कर चुका हूँ या आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, उदारवादी दृष्टिकोण या उदारवादी सोच। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या कहता है हमें, जॉन लॉक जो एक व्यक्ति हैं, जॉन लॉक आधुनिक उदारवाद के जन्मदाता है। मतलब जॉन लॉक ने ही इस सोच को जन्म दिया है। सबसे पहले इस सोच को जॉन लॉक ने ही सोचा था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है इस विचारधारा के तहत राज्य को सभी लोगों को हितों की रक्षा का साधन माना जाता है। जो इस विचारधारा के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, राज्य यानी यहाँ पे सरकार से, ये पॉलिटिकल साइंस की एक हिडन लैंग्वेज है तो आपको समझना पड़ेगा। तो सरकार को क्या करना चाहिए, सभी लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, अगर हम सीधा सीधा बोले तो चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। इस विचारधारा के विचारक खुली स्पर्धा का समर्थन करते हैं। देखिए, इस विचारधारा के जो लोग हैं, उदारवादी जो लोग हैं, वो क्या कहते हैं, खुली स्पर्धा का साथ देते हैं। ये खुली स्पर्धा क्या है, खुली स्पर्धा तो ये एक सिस्टम है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ क्या सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या होता है, लोग हैं वो अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं, ना कि सरकार के हिसाब से। जैसे कि एक मार्केट मान लो, तो मार्केट में जो रेट वगैरह चीज़ों के होते हैं ना, तो वो भी लोग ही डिसाइड करते हैं कि किस चीज़ पे क्या रेट होना चाहिए और किस चीज़ पे कितना टैक्स होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है मार्केट, वो बाकी और सिस्टम जो चलते हैं देश में उसमें भी लोग ही डिसाइड करते हैं। तो उस सिस्टम को कहते हैं हम खुली स्पर्धा। तो इस विचारधारा के लोग क्या करते हैं, खुली स्पर्धा का समर्थन करते हैं, मतलब साथ देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सरकार के बढ़ते हुए हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। जो इस विचारधारा के लोग जो हैं, उदारवादी जो लोग हैं, वो क्या कहते हैं, सरकार का जो आजकल हस्तक्षेप बढ़ता है, जो हस्तक्षेप बढ़ रहा है, मतलब जो सरकार टैक्स वगैरह लगाती है ये सब, और बहुत सी चीज़ों पर टैक्स लगा देती है, किसी चीज़ के दाम बढ़ा देती है, तो ये सब क्या कहते हैं लोग कि ये जो चीज़ें होती हैं समाज में, तो ये सरकार को नहीं करनी चाहिए, ये लोगों को ही करनी चाहिए और लोग ही डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ क्या कैसे होनी है समाज में। और यही मैंने आपको समझाया था कि खुली स्पर्धा का समर्थन करते हैं, ये मतलब साथ देते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, व्यक्ति ही मुख्य केंद्र है जिसके चारों ओर हर चीज घूमती है। देखिए, इस विचारधारा के लोग क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति है वो ही मेन चीज है और उसके चारों ओर हर चीज घूमती है और व्यक्ति से बड़ा कुछ नहीं है, व्यक्ति ही सबसे मेन है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, विचारक कौन है, जो इस विचारधारा के जो लोग हैं उन्हें कहते हैं हम विचारक। तो बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, जेफरसन, लिंकडसे, बार्कर और मैकाइवर, ये सब ऐसी सोच रखते हैं, ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, आराम में, गाइस की हटा दीजिएगा, गलती से टाइप हो गया। लॉस्की भी उदारवादी थे परंतु 1930 के बाद समाजवादी बन गए। देखिए, शुरू में जो लॉस्की हैं ये भी एक विचारक थे, ये भी उदारवादी थे, मतलब उदारवादी सोच रखते थे। बाद में क्या हुआ, ये समाजवादी बन गए। समाजवादी भी एक सोच का नाम है, मतलब दृष्टिकोण का नाम है। तो बाद में ये समाजवादी बन गए। चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। समाज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो संघर्ष होता है उसे रोकने के लिए ही राज्य की सृष्टि हुई है। देखिए, सीधा सीधा कहें तो इस पॉइंट में क्या कह रहे हैं, जो समाज है, समाज में जो लोगों की एक दूसरों से लड़ाइयाँ होती है, जो संघर्ष होता है, उसे रोकने के लिए ही जो सरकार है उसका जन्म हुआ है। सृष्टि मतलब जन्म हुआ है उसका। ठीक है गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मौलिक जरूरत ने राज्य नामक संस्था को जन्म दिया है। देखिए, मौलिक ज़रूरत क्या होती है, मौलिक ज़रूरत होती है हमारी जैसे खाना पीना, कपड़े, रहना और शिक्षा, ये सब हमारी होती हैं मौलिक ज़रूरतें। अगर ये नहीं होंगी तो सरकार भी नहीं होंगी। ये पॉइंट हमारा ऐसा कहना चाह रहा है कि
मौलिक जरूरतों ने ही जन्म दिया है किसको? सरकार को। राज्य मतलब मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में समझाया था सरकार, तो सरकार को जन्म दिया है मौलिक जरूरतों ने। और अगर हमारी ये जरूरत नहीं होगी तो सरकार किसी काम की नहीं है हमारी, तो इसलिए सरकार भी नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? बेंथम और जेम्स मिल का कहना था कि कानूनों की श्रेष्ठता का मापदंड केवल यह है कि वे किस सीमा तक और कितने लोगों को सुख पहुंचाते हैं। बेंथम और जेम्स मिल क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो कानून है, देश में जो कानून है उनको मापना कि वो कितने अच्छे हैं और कितने बुरे, कैसे मापें? तो वो कहते हैं कि कानून को मापने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो कितने अच्छे हैं और कितने बुरे, कि ये देखिए कि कानून कितने लोगों को सुख पहुंचाते हैं। मतलब जो कानून सबसे ज़्यादा लोगों को सुख पहुंचाएगा तो वो सबसे अच्छा माना जाएगा, और जो कानून सबसे कम लोगों को सुख पहुंचाएगा वो सबसे बुरा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। राजनीतिक दलों के गठन पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, साथ ही दलों को अपनी कहने की छूट होनी चाहिए। देखिए राजनीतिक दल क्या होते हैं? जैसे ये देश में जो पार्टियां होती हैं, जैसे भाजपा हो गई मतलब बीजेपी, और कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, तो ये सब होते हैं राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दलों को क्या कहते हैं? मतलब इनको बनाने की छूट होनी चाहिए, इन पे कोई प्रतिबंध, इन पे कोई बैन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उन्हें, जो राजनीतिक दल हैं, उन्हें अपने बोलने की भी छूट होनी चाहिए कि वो जो भी बोल रहे हैं जनता से, उन्हें उसकी छूट होनी चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा? संवैधानिक और शांतिपूर्ण उपायों के द्वारा समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। जो संविधान तो आपको पता ही होगा क्या चीज़ है। संविधान एक पुस्तक है जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम लिखे होते हैं, रूल लिखे होते हैं, तो और उपाय लिखे होते हैं। तो संवैधानिक उपायों और तरीकों, शांतिपूर्ण तरीकों से क्या होता है? समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। मतलब सीधा सीधा कहें तो हमें संविधान में जो उपाय हैं उनसे क्या हो जाए, समाज में क्या कर सकते हैं हम? समाज को अच्छा बना सकते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है नेक्स्ट स्लाइड का? उदारवादी राजनीति में किसी भी गुट का राजनीति पर एकाधिकार नियंत्रण कायम नहीं होता, अर्थात अखबार, रेडियो, टेलीविज़न, ट्रेड यूनियन, धार्मिक समुदाय और अन्य संघ या संस्थाएं सरकारी निर्णयों को प्रभावित करती हैं। देखिए मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में समझाया था कि राजनीति में एक गुट नहीं होना चाहिए, राजनीतिक गुट, जैसे कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, तो ये एक पार्टी नहीं होनी चाहिए, कोई होनी चाहिए तो बहुत सारी होनी चाहिए। जैसे इस टाइम है ना बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भी कई तरह की हैं पार्टियां। तो ये यही कह रहा है कि उदारवादी जो राजनीति है उसमें कई तरह के गुट का अधिकार होना चाहिए, किसी एक राजनीति की पार्टी का अधिकार नहीं होना चाहिए। और जो निर्णय लिए जाते हैं, निर्णय मतलब जो निर्णय लिए जाते हैं समाज में, जैसे कि ये चीज़ यहाँ पे पुल बनना चाहिए, यहाँ पे सड़क बनना चाहिए, यहाँ पे स्कूल होना चाहिए, यहाँ पे ये वाली संस्था होनी चाहिए, यहाँ पे वो वाली, तो ये सारे निर्णय सिर्फ एक गुट ना लेकर सभी गुटों की सहमति होनी चाहिए, उसमें सभी गुटों का साथ होना चाहिए। और उनमें फिर इन चीज़ों का भी साथ होना चाहिए, जैसे अखबार, रेडियो, टेलीविज़न, ट्रेड यूनियन, धार्मिक समुदाय तथा अन्य संघ संस्थाओं निर्णयों को प्रभावित करते हैं। मतलब इन लोगों का भी साथ मिलता है उन निर्णयों में। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? उदारवादी लोकतांत्रिक देश में कोई एक ऐसी विचारधारा नहीं होती जो संपूर्ण राजनीति का संचालन करे। देखिए अभी मैंने आपको समझाया था कि उदारवादी जो राजनीति है उसमें कोई एक पार्टी नहीं होती, तो एक पार्टी होगी तो एक ही सोच की होगी वो, और दो पार्टी होंगी तो उन दोनों की अलग अलग सोच होगी, तीन पार्टी होंगी तो तीनों की अलग अलग होगी। तो यहाँ पे यही कह रहा है उदारवादी जो देश है उनमें एक विचारधारा नहीं होती जो पूरी राजनीति को, पूरे समाज को चलाए, बल्कि अलग अलग होनी चाहिए विचारधारा। विचारधारा मतलब सोच, ठीक है गाइस। तो वो सोच अलग अलग कब होंगी? जब बहुत सारी पार्टियां होंगी देश में, गुट होंगे बहुत सारे राजनीतिक। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट पॉइंट पे, सॉरी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? जाति, रंग, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर किसी को भी अधिकारों से वंचित नहीं किया जाए। देखिए उदारवादी जो लोग हैं वो क्या कहते हैं? जाति, रंग, धर्म और
भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो और सबको समान माना जाए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, प्रत्येक राष्ट्र को स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक मतलब हर कोई, राष्ट्र मतलब देश, तो हर किसी देश को अपना शासन खुद करने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई और देश उस पे अपना अधिकार कर रहा है और उसे गुलाम बना ले रहा है और वो जो देश कहेगा तो उसी देश को वो करना पड़ेगा। नहीं, जैसे हमारे ऊपर था शुरुआत में अंग्रेजों का जो शासन था, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ये उस चीज़ का विरोध करते हैं उदारवादी, मतलब उस चीज़ को गलत बताते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, जेफरसन के अनुसार राजशक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित ना होकर, चलते हैं देखते हैं आगे क्या कहते हैं, जनसाधारण के बीच बांट दी जानी चाहिए, जिसे उदार लोकतांत्रिक पद्धति भी कहते हैं। चलते हैं वापस अपनी स्लाइड पे। तो जो जेफरसन है वो कहते हैं जो राजशक्ति, राजशक्ति कौन सी होती है, जो सरकार के हाथों में जो शक्तियाँ होती है उसे राजशक्ति कहते हैं। तो राजशक्ति वो कह रहे हैं किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए। एक के हाथ में क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बंदे की सोच होगी तो एक बंदे की सोच से सारे निर्णय लिए जाएंगे समाज के, तो वो गलत भी हो सकते हैं। अगर बहुत सारे लोगों की उसमें सहमति होगी या हाथ होगा तो वो ज़्यादातर ठीक ही होंगे। तो इसलिए ये कह रहे हैं जेफरसन कि राजशक्ति किसी एक लोग के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि जनता के बीच में होनी चाहिए। जनसाधारण मतलब जनता के बीच में, जनता के बीच बांट देनी चाहिए। तो ये एक सिस्टम हो गया राजनीति, उदारवादी राजनीति का एक सिस्टम हो गया जिसमें जनता के बीच में शक्ति बांट देनी चाहिए। मतलब जनता से भी उस निर्णय के बारे में पूछा जाना चाहिए कि क्या, कैसे समाज में क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए, निर्णय लिया जाए और फिर लास्ट डिसीजन सरकार को लेना चाहिए। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं हम, उदार लोकतांत्रिक पद्धति, ठीक है, जिसे उदार लोकतांत्रिक पद्धति भी कहते हैं। तो उदार लोकतांत्रिक पद्धति के कुछ काम हैं या कुछ लक्षण हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि ये उदार लोकतांत्रिक पद्धति है। तो आइए देखते हैं क्या लक्षण है उसके। उदार लोकतांत्रिक पद्धति के निम्न लक्षण प्रमुख हैं। देखते हैं पहला लक्षण, एक से अधिक राजनीतिक दल का होना। देखिए मैंने आपको अभी ऊपर ही समझाया था कि एक से अधिक राजनीतिक दल होते हैं, जैसे भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये कितने सारे दल हो गए, ऐसे और भी होते हैं। तो कोई एक राजनीतिक दल नहीं होता, मतलब बहुत सारे दल होते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, पदों की नियुक्ति स्वतंत्र रूप से। पद क्या होते हैं, मतलब पोस्ट, जैसे ये प्रधानमंत्री की पोस्ट और आईएएस की पोस्ट, पुलिस की पोस्ट या सीएम की पोस्ट, तो ये सारी जो पोस्ट होती हैं गवर्नमेंट, तो इनकी नियुक्ति स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। मतलब इन पे जो लोग आने चाहिए वो स्वतंत्र रूप से आने चाहिए, उनमें करप्ट ऑफिसर्स नहीं आने चाहिए। मतलब जैसे जो पैसे देकर आ जाते हैं ना आगे और फिर वो अपनी जॉब वगैरह लगवा लेते हैं, तो वैसे नहीं आना चाहिए, एकदम सही तरीके से आना चाहिए उन पोस्ट पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा क्या कहता है, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है कि उसमें सरकार का हस्तक्षेप ना हो, मतलब सरकार ज़्यादा उसमें अपनी टांग ना अड़ाए कि ये निर्णय ऐसा ले ले, न्यायपालिका ये निर्णय ऐसा ले ले और इसको मतलब सरकार वो कर दे, मतलब इस अपराधी को छूट दे दे न्यायपालिका और इस अपराधी को छोड़ दे, इस अपराधी को बंदी बना ले। तो ऐसा स्वतंत्र न्यायपालिका को ये निर्णय सिर्फ खुद ही लेना चाहिए और कोई बीच में ना आए उसके, तो उसे कहते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, उदारवादियों ने राजनीतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पारिवारिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता पर, यानी आर्थिक उदारवाद पर विशेष बल दिया है। देखिए जो उदारवादी लोग हैं उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता, ये क्या होती है राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता मतलब सरकार का दबाव ना हो किसी लोग पे, किसी भी व्यक्ति पे सरकार का दबाव ना हो कि मतलब उस व्यक्ति को सरकार ने कहा है तो वो ऐसा ही करेगा, नहीं, उसे अपने करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता देखिए, विचार मतलब सोचने की, भाषण देने की, और प्रकाशन मतलब कुछ लिखने की और उसे जनता में फैलाने की, उसे प्रकाशन कहते हैं, या छापने की, ठीक है, अखबार में जो छपते हैं तो उसे छापने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो उसे कहते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और क्या है हमारी
पारिवारिक स्वतंत्रता, पारिवारिक कौन सी होती है? विवाह, तलाक और इच्छानुसार शिक्षा, मतलब विवाह करने की स्वतंत्रता, तलाक करने की स्वतंत्रता और अपनी इच्छा से पढ़ाई करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और आर्थिक स्वतंत्रता यानी कि आर्थिक उदारवाद की स्वतंत्रता होनी चाहिए। या आर्थिक उदारवाद मैं आपको अभी नीचे समझाता हूँ क्या चीज़ होती है। तो चलते हैं अपने आर्थिक उदारवाद पे, तो देखते हैं हम अपना आर्थिक उदारवाद क्या चीज़ है। शुरू में उदारवादियों ने अहस्तक्षेप का समर्थन किया। अहस्तक्षेप मैंने अभी आपको बताया था कि सरकार का विरोध करते हैं कि सरकार को ये निर्णय नहीं लेना चाहिए, व्यक्ति ही सब कुछ निर्णय ऐसे ऐसे लेंगे समाज में, तो उसे कहते हैं अहस्तक्षेप की नीति। तो हस्तक्षेप का साथ दिया था पहले उदारवादियों ने, उदारवादी जो लोग थे। फिर बाद में देखते हैं क्या क्या हुआ। वस्तुओं का मूल्य, मजदूरी की दरें और उद्योगपति का मुनाफा सब लोगों पर छोड़ दिया और आयात व निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया। देखिए, जब सरकार बीच में नहीं आएगी तो जो वस्तुओं का जो मूल्य है, मूल्य मतलब प्राइस जो है वस्तुओं का, वो लोगों ने अपने हिसाब से रख लिया। मजदूर जो है, मजदूरों को जो वेतन मिलता था, मतलब उनकी दिहाड़ी मिलती थी, वो भी लोग अपने हिसाब से देने लगे। और उद्योगपति को मुनाफा, उद्योगपति मतलब जो जिनके काम धंधे बहुत बड़े बड़े होते हैं, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, उनका मुनाफा ज़्यादा होने लगा। और आयात निर्यात पे जो टैक्स वगैरह लगता है, जो देश से बाहर सामान जाता है उन पे जो टैक्स वगैरह लगता, तो वो भी लोगों ने खुद डिसाइड कर लिया जब हस्तक्षेप की नीति अपनाई। तो बाद में क्या हुआ देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है हस्तक्षेप की नीति से मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई। दयनीय मतलब खराब हो गई। जो मजदूरों की तो सिचुएशन थी वो खराब हो गई, क्योंकि जो लोग थे बड़े बड़े, वो मजदूरों को अपने हिसाब से सैलरी दे रहे थे, अपने हिसाब से उनकी दिहाड़ी दे रहे थे, कम कर देती उनकी सैलरी बहुत। तो क्या हो रहा था, फिर सैलरी कम कर देते और काम ज़्यादा कराते थे उनसे। तो ये उनकी स्थिति जो हो गई बेकार हो गई, दयनीय हो गई। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, इसलिए बाद में मैकाइवर जैसे विचारकों ने राज्य के कार्य क्षेत्रों को बहुत व्यापक माना। देखिए, बाद में फिर क्या हुआ, मैकाइवर ये भी पहले उदारवादी थे, मैंने आपको पढ़ाया था अभी बीच में, ये उदारवादी विचारक थे। तो इन्होंने क्या करा, जो राज्य है, राज्य मतलब सरकार को क्या कहा कि कुछ कुछ क्षेत्रों में सरकार का होना जरूरी है, व्यापक माना, सरकार के कार्यों को व्यापक माना। मतलब ये कहते हैं कि कुछ क्षेत्र में, कुछ जगहों पर सरकार का होना जरूरी है ताकि लोगों के साथ गलत ना हो। उद्योगों व कंपनियों पर सरकारी नियंत्रण का समर्थन किया। देखो, उद्योग मतलब काम धंधे जो होते हैं बहुत बड़े बड़े, और फैक्ट्रियों पर क्या करा, सरकार, यूँ कह रहे हैं सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण मतलब सरकार के हाथों में होनी चाहिए, वो सरकार के कंट्रोल में होनी चाहिए वो सब चीज़ें। क्यों? क्योंकि सरकार के कंट्रोल में नहीं होगी तो फिर वही फैक्ट्री के जो मालिक वगैरह होंगे वो क्या करेंगे, मजदूरों को कम वेतन देंगे, मतलब कम सैलरी देंगे और काम ज़्यादा कराएंगे, जिससे गरीब लोग गरीब होते चले जाएंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, अभी तक जो हमने सब पढ़ा था वो थी उदारवादी की अच्छाइयाँ। अब देखते हैं हम कुछ कमियाँ उदारवादी विचारधारा की। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, 18वीं और 19वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु बाद में इसकी कुछ कमियां सामने आई। देखिए, जो उदारवादी जो विचारधारा थी, सोच थी, इसने क्या हुआ, जो 18वीं और 19वीं शताब्दी ये टाइम है, इस टाइम पे बहुत अच्छी थी ये, लेकिन बाद में धीरे धीरे बेकार होती चली गई। क्या बेकार हुई, चलो देखते हैं। सरकार में उद्योगपति का बोलबाला। देखिए, जो गवर्नमेंट थी धीरे धीरे सरकार के हाथ में ही आने लग गई थी, क्योंकि सरकार को तो बहुत जगह पे लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं, लोग ही डिसाइड करेंगे। तो जो बहुत धनी लोग थे, मतलब पैसे वाले लोग थे, उन्होंने क्या करा, सरकार को अपने हाथ में ले लिया और सारे डिसीजन अपने अनुसार लेने लगे, मतलब अपनी इच्छा से लेने लगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्रचार साधनों पर पूंजीपतियों का प्रभुत्व पाया जाता है, इसलिए विचार की स्वतंत्रता जैसी कोई चीज़ नहीं है। देखिए, प्रचार साधन जो अखबार वगैरह हैं, इन सब पर क्या होने लगा, जो लोग हैं, पैसे वाले लोग, ये अपने हिसाब से चीज़ें छपवाते थे और अपने हिसाब से ही हर चीज़ कराने लगे। और कोई अगर इनकी बुराई करना चाहता था तो अखबार वगैरह में, तो ये वो भी करने नहीं देते। तो मतलब सब ये पैसे वाले लोगों के हिसाब से ही होने लगा। पूंजीपति मतलब, पूंजी मतलब पैसा, और पति मतलब पैसा वाले लोग। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट पॉइंट पे।
तो बंधुआ मजदूरी जैसे मैंने आपको बताया था कि पैसे कम दे रहे हैं और काम ज़्यादा लेते थे उद्योगपति। और कभी कभी क्या होता था कि कैद भी कर लेते थे उन मजदूरों को, उन पर बहुत सारा कर्ज चढ़ा के, और फिर उनसे कहते थे अब जिंदगी भर तुम हमारे पास ही काम करोगे, तो उसे कहते हैं हम बंधुआ मजदूरी। तो ये सब होने लगा था समाज में। रंग भेद की नीति का पाया जाना, देखिए रंग भेद होने लगा था, मजदूर गरीब थे और जो पूंजीपति थे वो बहुत अमीर थे, तो वो क्या करने लगे, उन लोगों से बहुत घिनियाते थे कि नहीं तो बहुत गंदा, थोड़ा दूर रहो, ऐसे करके। मतलब तो ये रंग भेद की नीति होती है, तुम काले हो गोरे हो, तो ये सब रंग भेद की नीति होती है, ठीक है, किसी से बैरपना करना ये रंग भेद की नीति होती है। तो ये सब होने लगा था समाज में। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मार्क्सवादियों ने आलोचना की कि जनता के शासन जैसी कुछ चीज़ नहीं है। देखिए जो मार्क्सवादी जो लोग हैं, मार्क्सवादी ये भी एक विचारधारा है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इन लोगों ने क्या करा, आलोचना मतलब बुराई करी कि जनता का जो शासन कह रहे थे ना कि हर जगह जनता का शासन होना चाहिए, सरकार का नहीं होना चाहिए, तो वो कहते हैं कि ऐसी चीज़ कुछ नहीं रह गई, इस विचारधारा से ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं रह गई। तो ये सारी कमियां थी। और ये टॉपिक हमारा आज यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।